सुप्रभात छात्रों। हम आलोचना जो है, आलोचना का स्वरूप और आलोचना के बारे में जो परिभाषाएं है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो आलोचना की जो परिभाषाएं है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर दिया है। तो अंग्रेजी विद्वान जो है आई रिचर्ड्स है, उन्होंने कहा है कि टू सेट अप एज अ क्रिटिक इज टू सिट अप एज अ जज ऑफ वैल्यू, यानी मूल्य निर्धारित करना यानी आलोचना है, यानी क्रिटिसाइज यानी उसका मूल्य यानी उसकी वैल्यू जो है, वैल्यू उसकी निश्चित करना यानी आलोचना है। यानी वह क्या है कि साहित्य की वैल्यू, साहित्य की मूल्य जो है, तो मूल्य यानी यहाँ कीमत जो है ऐसे नहीं, तो यानी साहित्य के जो तत्व होते हुए उस तत्वों के आधार पर उस साहित्य की गुणवत्ता यानी वह मूल्य ऐसा माना जाता है। तो यानी अर्थात मूल्य निर्धारित करना यानी आलोचना है, ऐसा आई रिचर्ड्स ने कहा है। कार्लाइल कहते हैं लिटरेचर क्रिटिसिज्म इज nothing and should be nothing but the ridicule of one's personal adherence with a book। मतलब यह है कि आलोचना यानी पुस्तक के प्रति उद्भूत आलोचक की मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है। यानी जो जिस लेखक की वह किताब है उस लेखक की जो भावनाएं है, मानसिक प्रतिक्रियाएं है, उन प्रतिक्रियाओं का प्रतिबिंब उस किताब में हमें दिखाई देता है। तो उनकी जो लेखक की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को देखना यानी क्या है, आलोचना है। तो डॉक्टर बाबू गुलाब राय हिंदी के विद्वान हैं, उन्होंने कहा है आलोचना का उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोण से आस्वाद कर पाठकों को उसी प्रकार के आस्वादन में सहायता देना तथा उसकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। यानी जो लेखक है या कवि है उसका जो दृष्टिकोण है, उन्होंने किस दृष्टि से वह किताब लिखी हुई है, तो उस दृष्टि से उसका अवलोकन करना और जो आलोचना के पाठक है उस पाठकों को उस यानी लेखक की जो दृष्टि है उससे अवगत करना या उसे पढ़ने के लिए प्रवृत्त करना, यह आलोचना का उद्देश्य मानते हैं। डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास जी कहते हैं साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण और दोषों की विवेचना करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना उसे आलोचना कहा जाता है। जो मुख्य कृति होती है उसको पढ़ना, उसके गुण दोष, यह कौन से लेखक की है, लेखक अलग रहता है, तो उसमें चित्रित जो भावनाएं है उस भावनाओं की आलोचना करना, उन भावनाओं में यानी हमें क्या दिखाई देता है ये देखना, यानी क्या है उसके गुण और दोष जो है वह दिखाना, उसे ही वे आलोचना कहते हैं। तो यानी अपने नजदीकी लेखक की वह कृति है तो उसके प्रति यानी क्या होती है, थोड़ी तो हृदयता होती है। इसी कारण यह हृदयता तो यानी आलोचक के गुण होते हैं, सहृदय आलोचक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ये आलोचक के गुण होते हुए भी उसमें जो कृति में जो अच्छा है और जो बुरा है उसका प्रकटीकरण करना यानी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आलोचना संबंधी उपयुक्त परिभाषाओं का यदि ध्यान से अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट अनुभव होगा कि विद्वानों के आलोचना संबंधी अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार ही उसके स्वरूप की व्याख्या की है। यानी जितनी व्यक्ति उतनी प्रवृत्तियां हमें दिखाई देती है। हर एक विद्वान अपने अपनी दृष्टि से उसका विवेचन कर देता है, उसकी परिभाषा कर देता है, अलग अलग तथ्य उससे निकल जाते हैं। तो इसी कारण जो है यानी जैसे अंग्रेजी विद्वान है आई रिचर्ड्स है, कार्लाइल है, बाबू गुलाब राय है, श्याम सुंदर दास है, इनकी दृष्टि से आलोचना की परिभाषा के बारे में हमने चर्चा की है। तो अपने अध्ययन के लिए आलोचना का स्वरूप, आलोचना के प्रकार ये तो हमें है। तो यानी आलोचना के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे।
वर्तमान युग में समालोचना का क्षेत्र प्रस्तुत बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक हो चुका है। यानी आलोचना के लिए समालोचना या जैसे हम देखते हैं समीक्षा, इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो यानी आजकल वर्तमान समय में हम देखते हैं तो आलोचना का क्षेत्र यानी बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक हो चुका है। साहित्य के विविध अंगों का सूक्ष्म विवेचन और उनके मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त उसके मूल में कार्य कर रही सूक्ष्म प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी अब आलोचक को ही कार्य जो है करना पड़ता है। यानी सूक्ष्म प्रवृत्तियां जो उसमें कार्य करती है उस कृति में, तो उसका भी यानी आलोचक को देखना पड़ता है। इस कार्य की पूर्ति के लिए आलोचना की विभिन्न पद्धतियां विकसित हुई। यानी अलग अलग प्रकार से उसका यानी सैद्धांतिक मूल्यांकन करना पड़ता है। इसीलिए उसकी अलग अलग प्रवृत्तियां या अलग अलग पद्धतियां विकसित हुई है। लेकिन पाठ्यक्रम में इनमें से केवल सैद्धांतिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना का ही अध्ययन के लिए रखा गया है। अलग अलग पद्धतियां हमें दिखाई देती है, लेकिन आज हमें अध्ययन के लिए इतनी ही 4 प्रकार की आलोचना के प्रकार अध्ययन के लिए रखे गए हैं। इस प्रकार की आलोचना में यानी पहला जो प्रकार है वह है सैद्धांतिक आलोचना। तो यानी इसमें यानी सैद्धांतिक आलोचना जो है इसमें साहित्य में विभिन्न रूपों का विवेचन करके साहित्य तत्व प्रस्तापित किए जाते हैं। सैद्धांतिक यह आलोचना होती है वो बहुत कठिन मानी जाती है। सैद्धांतिक आलोचना में शास्त्रीय मानदंडों को निश्चित किया जाता है। उसकी एक परिभाषा, उसके कई मानदंड है, उस नियम के आधार पर ही वह आलोचना करनी पड़ती है और उसी के अनुसार ही करना अनिवार्य माना जाता है। निश्चित मानदंडों के अनुसार ही उसकी आलोचना की जाती है। यह एक ही प्रकार की अनेक कृतियों का अध्ययन कर शास्त्रीय मानदंडों के रूप में जब किन्हीं सामान्य नियमों की स्थापना की जाती है तब उस आलोचना को सैद्धांतिक आलोचना कहा जाता है। यानी इसमें कैसे सैद्धांतिक आलोचना की जाती है, तो अनेक प्रकार की कृतियां, एक ही प्रकार की जो कृतियां है तो उसमें अनेक कृतियां होती है। यानी जैसे हम देखते हैं आंचलिक उपन्यासों का अनुशीलन करना है या उसकी सैद्धांतिक आलोचना करना है तो सभी उपन्यास नहीं तो सिर्फ आंचलिक ही उपन्यास लेकर यानी अनेक उपन्यास लेते हैं, उसे पढ़कर उसके गुण दोष निकालकर यानी उसमें क्या है यानी उसमें तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन यानी एक ही प्रकार की अनेक कृतियों का इसमें अध्ययन शास्त्रीय मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इन सामान्य शास्त्रीय नियमों के आलोक में साहित्यिक विधाओं का अध्ययन कर मूल्य निर्धारण किया जाता है। किसी कृति विशेष का मूल्यांकन करते समय किन किन सामान्य सिद्धांतों का अवलंबन करना चाहिए, साहित्यिक विधाओं की विवेचना में किन किन सामान्य तत्वों को आधारभूत मानना चाहिए तथा साहित्य की आलोचना में किन किन सामान्य सिद्धांतों का परिपालन करना चाहिए, यह सब कुछ इन आदि समस्त बातों पर प्रस्तुत प्रणाली के अंतर्गत विचार किया जाता है। यानी इसमें आधारभूत तत्व कौन से है, सामान्य सिद्धांत कौन से है, इसका यानी इसमें पालन करना पड़ता है। हम चाहे उसी तरह उसकी आलोचना हम नहीं कर सकते, उसकी समीक्षा नहीं कर सकते हैं। जो नियम है नियम के बंदे रहकर ही यह आलोचना करनी पड़ती है। अतः यहाँ आलोचक की स्वभावगत प्रवृत्तियों को अथवा अभिरुचियों को अधिक अवसर नहीं रहता। प्रस्तुत प्रणाली के
आलोचक का प्रधान ध्येय शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर रचनाओं का मूल्य निर्धारण करना होता है। यानी आलोचक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर यानी रचनाओं का यानी मूल्य निर्धारण करना, यह उनका उद्देश्य होता है। अर्थात यह आलोचक का कार्य केवल किसी कृति के औचित्य अथवा अनौचित्य का निर्देश करना नहीं है। यानी किसी कोई एकाध कृति है तो उसका निदर्शन करना, यह उनका उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि उन नियमों एवं सिद्धांतों की खोज में निकलता है जिनके आधार पर उन कृतियों का निर्माण हुआ है। यानी जो उन कृतियों की आधार कृति जो है उसका यानी यहाँ उल्लेख किया जाता है। इस आलोचना के अंतर्गत साहित्य के विभिन्न रूपों का विवेचन करके साहित्य तत्व प्रस्तापित किए जाते हैं। यानी आलोचना के अंतर्गत यहाँ हम देखते हैं विभिन्न रूपों का विवेचन करते हैं, तब साहित्य तत्व जो है तो साहित्य तत्वों को वह प्रस्तापित किया जाता है। जैसे कविता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, समाज की दृष्टि से उसका लाभ क्या है। यानी जो कविता है या कोई भी चीज होती है तो उसका निर्माण होता है, उसके बाद यानी ये प्रश्न निर्माण होते हैं कि यानी जैसे कविता क्या है, तो ये बर्तन बनाते, कोई पेन बनाते हैं, तो वो बनाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। जैसे हम देखते हैं समाज की दृष्टि से उसका लाभ क्या है, समाज के लिए वो उपयुक्त है या नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी उत्पादन हम करते हैं तो उसका उद्देश्य पहला निर्धारित होता है, बिना उद्देश्य के यह कृति सफल नहीं होती है। आदि विविध बातों को इसी पद्धति से निर्धारित किया जाता है। समीक्षा का यह शास्त्रीय अंग या पक्ष होता है। रीति काल के विविध लक्षण ग्रंथ इसके उत्तम उदाहरण हैं। यानी रीति काल का साहित्य जो है श्रृंगार का खजाना माना जाता है। श्रृंगार रस की प्रधानता रीति काल के साहित्य में हमें दिखाई देती है। इसे लेकिन कि कई विद्वान मानते हैं कि यानी रीतिकालीन विविध लक्षण ग्रंथ जो है वह सैद्धांतिक आलोचना के पक्ष में आ जाते हैं। वास्तव में रचनात्मक साहित्य के दो प्रमुख पक्ष होते हैं, एक कवि का पक्ष तथा दूसरा वाचक का पक्ष। यानी कवि यानी लिखने वाला लिखता है, उसे जो अच्छा लगता है वो उन्होंने लिख दिया। जो पाठक जो होता है, वाचक जो होता है, उसे किस तरह से ग्रहण कर लेता है, कैसे उसे पढ़ लेता है और वह कैसे उसे पथ प्रदर्शन का कार्य करता है। ये दो महत्वपूर्ण तत्व उसमें दिखाई देते, पक्ष दिखाई देते हैं, लेखक और पाठक। इसलिए काव्य क्या है यह स्पष्ट करते समय केवल इस पक्ष का अनुशीलन किस दृष्टि से तथा कैसा होना चाहिए इसके बारे में यानी चर्चा होती है। पाठकों में साहित्य अभिरुचि कैसी पैदा हो, परंपरा मुक्त साहित्य अभिरुचि के अनुसार काव्य का अनुशीलन करने में कौन सी त्रुटियां होती है, कैसी साहित्य अभिरुचि वांछनीय है, आदि प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट देना आवश्यक होता है। यानी परंपरा मुक्त, परंपरा से चला आया साहित्य चलता है, लेकिन परंपरा मुक्त साहित्य, नया जो साहित्य आता है वह पाठक किस तरह उसे स्वीकारता है, उसे पढ़ता है, तो यह महत्वपूर्ण बात यहाँ स्पष्ट होती है। कौन सी त्रुटियां अनुशीलन करते समय कौन सी त्रुटियां वहीं पे बची हुई है, उसके बाद कुछ निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाना सैद्धांतिक समीक्षा में अत्यंत आवश्यक है। ये सारे विषय उसके गवेषणा के शोध के होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ला का चिंतामणि भाग 1 और भाग 2, बाबू गुलाबराय का सिद्धांत और अध्ययन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे ही समालोचना का चिरंतन स्वरूप मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यानी चिंता निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2, और डॉक्टर बाबू गुलाबराय का एक ग्रंथ है वह सिद्धांत और अध्ययन।
तो यह सैद्धांतिक आलोचना के एक प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। रीतिकालीन साहित्य तो हमने दिखाई देता है कि वो सैद्धांतिक आलोचना के बहुत अच्छे नमूने हैं। तो ये रीतिकाल का साहित्य हो गया। आधुनिक काल में भी जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, बाबू गुलाब राय हो, तो यह उनके ग्रंथ जो है वह सैद्धांतिक आलोचना के अच्छे नमूने या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं। अगले लेक्चर में अगली जो आलोचना के प्रकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।